जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आपके लिए मैं आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को कराने वाले हैं, जो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के प्रश्न होंगे। आज की क्लास बहुत आप लोग के लिए आवश्यक है, आप लोग जरूर देखिएगा। जो भी अभ्यर्थी शिक्षकगण क्लास 5 से लेकर 8 तक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो ये क्लास है बहुत बेहतरीन होने वाली है और इसमें बहुत अच्छे प्रश्नों को भी सेट किया गया है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे सारी पीडीएफ, सारी क्लास की लिंक वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला, बहुत धमाकेदार प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर सही हो रहा है, समताप मंडल में, क्योंकि ओजोन गैस जो होती है जिसको O3 कहा जाता है, तो ये जो होता है समताप मंडल में जो है मौजूद होती है। तो ए आंसर जो हो रहा है यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए डिटेल से सॉल्यूशन यह है कि जो समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होती है और इसमें जो 90% जो हिस्सा होता है वह समताप मंडल में स्थित होता है, मौजूद होता है, और केवल 10% जो हिस्सा होता है वह केवल क्षोभ मंडल में स्थित होता है। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 जो प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर अवरोधित आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग, इसके बाद ग्रीन हाउस, जलवायु और आतपन। तो डी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर जो होगा आतपन होगा, क्योंकि पृथ्वी पर अवरोधित जो आने वाली ऊर्जा कहलाती है वह कहलाती है आतपन। अब रही बात कि आतपन होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी तक यह विकिरण के रूप में पहुंचता है और इसी को सूर्यातप या आतपन या सौर विकिरण कहा जाता है। जो पृथ्वी तक इसका विकिरण पहुंचता है उसी को सूर्यातप, आतपन या सौर विकिरण के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको प्रश्न में भुलवाने के लिए आतपन दिया है, आपको सूर्यातप भी दे सकता है और सौर विकिरण भी दे सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो प्रश्न है तीसरा जो प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो मध्य मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल। राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे बता दिए हैं, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। और रही बात कि बहिर्मंडल होता क्या है, इस किसे कहते हैं, तो वह क्षेत्र जहां अणु और परमाणु अंतरिक्ष में पलायन करते हैं, वह क्षेत्र जहां अणु और परमाणु अंतरिक्ष में पलायन करते हैं उसी को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो चौथा यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। क्योंकि ग्रीन हाउस जो गैस होती है 5 होती है, इनकी संख्या कितनी है, तो 5 है। कौन कौन सी है अभी आप लोग को जस्ट बताएंगे। तो पहले इसमें से हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में मौजूद है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी जो है गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये पहला हो गया। इसके बाद जो दूसरा हो जाएगा जल वाष्प हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आ जाएगा मीथेन। चौथा जो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और 5 नंबर पर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो आपको याद रखना होगा ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, तो 5 ही है। ओके, क्लियर हो गया। और इन ग्रीन हाउस गैसों का भी नाम आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। इसके बाद देखिए 5 जो प्रश्न है कि हवाई जहाज, यहाँ पे होना चाहिए था हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल की आयन
मंडल। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज है वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं, आपको जस्ट बताए हैं। वायुयान जो है उड़ाने के लिए समताप मंडल जो होता है यह वायुमंडल का सबसे आदर्श परत माना जाता है और वायुमंडल की सबसे निचली परत भी होती है। ओके, आगे देखिए 6 प्रश्न क्या कर रहा है। 6 जो प्रश्न है यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यहाँ पे सुमेलित हो रहा है। यहाँ पे 3 जो है ऑप्शन को दिया गया है, कौन सा यहाँ पे सही जो है कथन हो रहा है। यहाँ पे जो पहला कथन कह रहा है कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली जो पवन होती है उसे स्थानीय पवन कहते हैं और विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन कहलाती है और किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन की किसी विशेष समय में चलने वाली पवन, ये बोला गया है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है राइट आंसर जो है केवल 2 हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पे केवल 2 हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ये सही हो रहा है क्योंकि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन को मौसमी पवन के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए आते हैं, पहला विकल्प, दूसरा और तीसरा और चौथा, 4 विकल्प दिए गए हैं। अब हम लोग कथन को देखते हैं कि यहाँ पे कथन जो है कौन कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा कह रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जो निम्न दाब का जो क्षेत्र होता है वह बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है और जो उच्च वायु दाब के कारण जो है स्पष्ट और स्वच्छ आकाश भी होता है। और चौथा कह रहा है कि वायु जो है सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि चारों जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं क्या ये चारों कथन सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग राइट आंसर डी को हम लोग सही करते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे चारों जो कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों कथन सही हो रहे हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर प्रश्न। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा जरूर पूछे जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 8 जो प्रश्न है कि समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला जो विकल्प है, दूसरा और तीसरा। पहला विकल्प है कि क्षोभ मंडल का ऊपर का जो भाग होता है वह समताप मंडल कहलाता है। बिल्कुल ये सही बात को बोला गया है, स्पष्ट बातें बोला गया है। और दूसरा कह रहा है कि ये परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ओके, और तीसरा कह रहा है कि ओजोन गैस की परत जो है ये समताप मंडल में होती है। अब यहाँ पे देखना है क्या ये सही हो रही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी हो रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा क्योंकि पहला भी यहाँ पे सही हो रहा है समताप मंडल से, दूसरा भी सही हो रहा है और तीसरा भी यहाँ पे सही हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न आते हैं 9। यहाँ पे जो 9 प्रश्न कर रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत वायुयानों को उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों को प्रदान करती है। उस परत का नाम बताना है जहां पे वायुयानों को उड़ाया जाता है, कौन सा मंडल है। तो अभी जस्ट आप लोग को बताया है ऑप्शन बी समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज को उड़ाने के लिए ये सबसे अनुकूल परिस्थितियां जो है ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है ये भी कथन से है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य माने गए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे कि सूर्य से आने वाली जो वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उससे आतपन या सूर्यातप कहलाती है। बिल्कुल सही है, आप लोग को जस्ट अभी बताया है। दूसरा कह रहे हैं कि सूर्यातप की मात्रा जो है पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ए ऑप्शन केवल राइट होगा क्योंकि यहाँ पे पहला जो यहाँ पे विकल्प दिया गया है ये सही दिया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है।
11 प्रश्नों को देखिए। 11 प्रश्नों जो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया ऑप्शन में कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे इसका कहने का मकसद है, दूसरा कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं, दूसरा है जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन से आते हैं। ओके, तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो यहाँ पे रही बात कि कौन सा कथन यहाँ पे सही हो रहा है, तो यहाँ पे कथन जो पहला दिया गया है ये बिल्कुल सही होगा, सही हो रहा है क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे केवल राइट आंसर पहला और दूसरा ये भी सही हो रहा है। यहाँ पे पहला और दूसरा ये भी सही हो रहा है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन चले जाते हैं, से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सही हो रहा है, पहला और दूसरा। अब रही बात की देख लीजिए, यहाँ पे कुछ आपको बताने का प्रयास किए थे लेकिन नहीं आ पाया है। 12 जो प्रश्न कर है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। अब आया है रेडियो प्रसारण से संबंधित कि कौन सी जो परत है रेडियो प्रसारण में सबसे मदद करती है। वायुमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बड़ी मंडल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा राइट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाह्य मंडल। आप इसे जरूर याद करिएगा क्योंकि आयनोस्फीयर जो है वायुमंडलीय परतें हैं जो रेडियो संचार में क्या करती है, मदद करती है। इसके बाद देखिए 13 प्रश्न। 13 जो प्रश्न है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं। तो समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल 2 बार दिया गया है, यहाँ पे 2 बार दिया गया है, इसको काट लीजिए, इसको साथियों काट लीजिए मध्य मंडल को, और यहाँ पे सी ऑप्शन का लीजिए, यहाँ पे डी का लीजिए नॉन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मध्य मंडल। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जो है वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं, तो मध्य मंडल में जल जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे बताने का जो प्रयास है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की मध्य मंडल में आने पर ही जल जाते हैं। और क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे भीतरी परत मानी जाती है। याद करना होगा, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे भीतरी परत कौन सी है, तो वह है क्षोभ मंडल। अगला देख लेते हैं प्रश्न 14। 14 जो प्रश्न है कि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, इसके बाद कोहरा, ओला वर्षण वायुमंडल की किस परत में देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला दृष्टि ये सब जो होती है ये क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। अब देखिए क्षोभ मंडल की बात करते हैं। ये जो परत है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया वाला परत माना जाता है और इसका औसत जो है कितना किलोमीटर है, तो इसका औसत 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। हम इसी जो मंडल में हम लोग उपस्थित है क्षोभ मंडल में, और इसी से हम लोग सांस लेते हैं। मौसम की जितनी सारी घटनाएं जो है जैसे वर्षा हुआ, कोहरा हो गया, ओला वर्षण हो गया, ये सब इसी परत के अंदर होती रहती है। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोग का। आगे देखिए 15 प्रश्न। 15 जो प्रश्न है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है हवा में। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे दिया गया है आर्गन। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे राइट आंसर बी होगा क्योंकि हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह है नाइट्रोजन। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है यह है जलवाष्प एरोसोल है। क्योंकि हवा जो है, प्रश्न पूछा जाता है हवा क्या है, तो हवा आप लोग को याद रखना होगा, हवा जो है एक मिश्रण है क्योंकि हवा में सारी गैसें मिक्स है। इन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और जो अन्य गैसें होती है वह 0.008% या 5% देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। 16 प्रश्न जो है कह रहा है कि
अंतरिक्ष से आने वाला उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करने पर जलने लगता है? ये तो प्रश्नों को आप लोग को करा दिया है, मध्य मंडल इसका राइट आंसर होगा। ये टोटल चीज आप लोग को बता दी है, ये प्रश्न फिर से सेट हो गया है। अब यहाँ पे बात आया है 17 प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे विकल्प दिया गया है कि बाह्य वायुमंडल, जिसको आयन मंडल कहते हैं, इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। दूसरा कह रहा है कि रेडियो संचार के लिए बाह्य वायुमंडल परत का ही उपयोग होता है। अब ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो एक बार राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है, क्योंकि पहला और दूसरा यहाँ पे विकल्प जो दिया गया है ये दोनों क्या है यहाँ पे सही हो रहे हैं, दोनों कथन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ओके, इसके बाद देखिए 18 प्रश्नों को। 18 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता जो है सर्वाधिक योगदान होती है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे मैग्नीशियम होना चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ए राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है, NaCl। ये जो है सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है। देख लीजिए यहाँ पे सागरीय जल में पाए जाने वाले जो लवण में सर्वाधिक जो मात्रा होता है वह सोडियम क्लोराइड का होता है। कितना होता है? तो 77.8%, 77.8%, इसे जरूर याद करना होगा। और मैग्नीशियम क्लोराइड कितना होता है? तो 10.9% होता है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। 19 प्रश्न है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? ग्रीन हाउस गैस, भूमंडलीय तापन, पारिस्थितिकी और इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, भूमंडलीय तापन। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो भूमंडलीय तापन। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, जो भूमंडलीय तापक्रम है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है। अगर बात करें कि पूरी तरह से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों का 72% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए भूमंडलीय तापक्रम जो है, जो भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि जो है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, इसका जो मुख्य कारण माना जाता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। यह अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे उत्सर्जन होता है। क्लियर हो गया। 20 यहाँ पे देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। 20 प्रश्न है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत का आधार जो है यहाँ पे सही अनुक्रम यहाँ पे कौन सा हो रहा है? देख लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम की कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पहले नाइट्रोजन होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, इसके बाद ऑर्गन और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देख लीजिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.36%, और सबको मिलाने पर कितना हो जाता है? तो 100% हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 21 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, वायु की जल वात ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? क्या यह बढ़ जाती है कि क्या यह घट जाती है? क्या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या ये पहले बढ़ जाता है कि पहले मतलब फिर घट जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यह बढ़ जाता है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये बढ़ जाता है। 22 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है? कौन सी प्रक्रिया है? जल चक्र हुआ, बारिश, वर्षा की वायुमंडल चक्र हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा जल चक्र होगा, क्योंकि जल चक्र ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार जो है अपना रूप बदलता रहता है। यहाँ पे बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच घूमता है, उसी को जल चक्र के रूप में जाना जाता है। ये प्रक्रिया ऐसा गोलाकार का होता है। ओके, इसके बाद देखिए 23 प्रश्न पे 23 यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? कौन सी प्रक्रिया जो है यहाँ पे जल चक्र से संबंधित है? वाष्पीकरण, संघनन,
वर्षण। और यहाँ पे नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं कि यहाँ पे कौन से आंसर जो है राइट आंसर हो रहे हैं। तो यहाँ पे डी जो हो रहे हैं ये राइट आंसर बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त सभी, वाष्पीकरण भी होगा, संघनन भी होगा और वर्षण भी हो जाएगा। अब आइए ध्यान से हम लोग बारीकी से ये तीनों को समझते हैं, ये होता क्या है। देखिए अब वाष्पीकरण की बात है, ये होता क्या है। तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी तत्व या यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसी को वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। कोई भी तत्व हो गया वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी को वाष्पीकरण कह सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हो गया ये सूर्य का रोशनी हुआ, यहाँ पे जा रहा है, ये वाष्पीकरण हो रहा है और इससे बादल का निर्माण हो रहा है और फिर से क्या हो रहा है, ये वर्षा हो रहा है और फिर ये जो वर्षा हो रहा है ये नदी तालाब में जाता है, फिर से यह प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण हो रहा है और फिर ये जो घटना है ये निरंतर चलती रहती है। ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि संघनन क्या होता है। तो संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी गैस संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है, वह संघनन कहलाती है। इसे जरूर याद करना होगा। और वर्षण, देखिए वर्षण क्या होता है। वर्षण कहिए या अवक्षेपण कहिए, एक मौसम विज्ञान की प्रचलित शब्दावली है वर्षण, जो वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। किसको? वर्षण को कहते हैं। मतलब किसी भी रूप में यह पृथ्वी की सतह पर वापस आता रहता है, जिसको वर्षण या अवक्षेपण के नाम से जानते हैं। यह मौसम विज्ञान की एक प्रचलित शब्दावली है। जैसे कह सकते हैं वर्षा हुआ, आप लोग जानते हैं, फुहार हुआ, हिम वर्षा हुआ, हिमपात हुआ, ओलावृष्टि हो गया, ये सब पृथ्वी पर आते रहते हैं। 24 प्रश्न है, किस दिन को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं? 25 मई, 22 मार्च, 5 जून और 27 अप्रैल। तो राइट आंसर यहाँ पे 22 मार्च बिल्कुल सही होगा। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। याद करिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ओके, और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो आगे देखिए प्रश्न संख्या 25 जो प्रश्न है कि दिन में 2 बार नियत से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा, लहर, महासागरीय धारा और ये सभी। तो राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार और नियत से महासागरीय जल का उठना जो है और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब ध्यान से एक बार देख लीजिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा जो है एक ऐसी प्राकृतिक क्रिया है जो समुद्र में नियमित रूप से ये रोज घटित होती रहती है। मतलब ज्वार भाटा जो है समुद्र में ये देखने को डेली मिलता है। और ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है, इसे जरूर याद रखिएगा। ज्वार भाटा आने का जो मुख्य कारण है वह चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित सागरीय जल जो है ऊपर से नीचे गिरता रहता है। इसी के वजह से यहाँ पे ज्वार भाटा जो है पृथ्वी पर देखने को मिलता है। अब देखिए 26 प्रश्न कर रहा है। 26 की सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सतह द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उत्पन्न क्या होता है? लहर, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं और भूकंप। तो अभी जस्ट बताया आपको, ज्वार भाटा जो है आपको देखने को मिलेगा। ज्वार भाटा होता है चंद्रमा और पृथ्वी की जो सतह है इसके द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, तो यहाँ पे ज्वार भाटा आने की ज्यादातर संभावनाएं देखने को मिलती है। 27 प्रश्न है कि सुनामी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सुनामी भाषा की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है साथियों? तो जापानी भाषा से हुई है। ऑप्शन जो डी हो रहा है, राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो हम लोग आज की क्लास में 27 प्रश्नों के लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह के कुछ प्रश्नों के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब तक के लिए, आज के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।